दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि आज के दौर में साइंस के फील्ड में मुस्लिम कौम बाकी दुनिया की दूसरी कौमों से कहीं पीछे नजर आती है। मगर ये मामला हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि मुस्लिम कौम ने तो उस दौर में साइंस के फील्ड में सबसे ज्यादा तरक्की हासिल की थी कि जब बाकी दुनिया के इलाकों में साइंस के बारे में सोचना भी गुनाह होता था। और उस दौर में ही हमारी दुनिया को ऐसे ऐसे बड़े काबिल और माहिर वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट दिए कि जिनकी रिसर्च और जिनके कारनामों ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, बल्कि वो यूरोप के जो आज साइंस के फील्ड में सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आता है, उसके वैज्ञानिकों ने भी आगे चलकर इन्हीं सारे मुस्लिम वैज्ञानिकों की रिसर्च को बुनियाद बनाकर अपनी साइंस की रिसर्च को आगे बढ़ाया। और जिस दौर में ये सब कुछ हो रहा था, यानी मुस्लिम दुनिया इतनी तेजी के साथ साइंस में तरक्की कर रही थी, दुनिया को इतिहास के सबसे बड़े और काबिल वैज्ञानिक दे रही थी, ये वही दौर था कि जिसको आज इतिहास में इस्लामिक गोल्डन एज या फिर मुस्लिम गोल्डन एज का नाम दिया जाता है, जो कि 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक था। मगर फिर 13वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ कि साइंस की तरक्की का ये सिलसिला इस तरह से रुका कि फिर आज तक यानी कि 800 साल गुजर जाने के बाद भी दोबारा नहीं शुरू हो सका। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर अगर मुस्लिम दुनिया उस दौर में ही साइंस के फील्ड में सबसे आगे निकल चुकी थी कि जिस दौर में बाकी दुनिया के इलाकों में साइंस के बारे में ज्यादा बात भी नहीं की जाती थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज के जब ऑलरेडी पूरी दुनिया में साइंस इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो वही मुस्लिम कौम सबसे पीछे खड़ी हुई नजर आती है। तो दोस्तों ऐतिहासिक किताबों में इसके सिर्फ 2 ही जवाब नजर आते हैं। पहला तो है मंगोलों का मुस्लिम दुनिया पर बुरी तरीके से अटैक करना, जबकि दूसरा जवाब है इस मुस्लिम दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का खतरनाक, खौफनाक और दिल को दहला देने वाला अंजाम। हाँ दोस्तों, जिन मुस्लिम वैज्ञानिकों को आज यूरोप के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अपना गुरु मानते हैं और उनकी रिसर्च के सामने सर झुकाते नहीं थकते हैं, उन्हीं मुस्लिम वैज्ञानिकों का जो अंत हुआ था, जो अंजाम हुआ था, वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि आज भी अगर कोई साइंस का स्टूडेंट उनके बारे में पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये खौफनाक और खतरनाक अंजाम किसी दूसरे बाहर के आदमी ने या दुश्मन ने नहीं किया था, बल्कि खुद मुसलमानों ने ही किया था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतिहास के सबसे मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिकों के साथ ऐसा भी क्या हुआ था। तो चलिए आसान भाषा में ये भी जान लेते हैं। हमारी इस लिस्ट में पहला नाम है इब्ने रुश्द का, कि जिनको यूरोप में ज्यादातर लोग आज एवेरियूज के नाम से याद करते हैं और जो यूरोप के ही स्पेन के इलाके में पैदा हुए थे। ये इतिहास के एक ऐसे बड़े और माहिर मुस्लिम वैज्ञानिक थे कि जिनकी महारत बहुत सारे सब्जेक्ट पर थी, जैसा कि फिलॉसफी, थियोलॉजी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स और इसके अलावा लॉ और न जाने कौन कौन से सब्जेक्ट। इन्होंने 100 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। इसके अलावा आज भी इनको वेस्टर्न वर्ल्ड में कमेंटेटर एंड फादर ऑफ रैशनलिज्म भी कहा जाता है। आज के दौर में यूरोप में जो फलसफा मौजूद है उसकी बुनियाद भी इब्ने रुश्द ने ही रखी थी। मगर दोस्तों उस दौर में स्पेन के इलाके पर हुकूमत करने वाले मुस्लिम हुक्मरान यानी कि अल-मंसूर ने इब्ने रुश्द के इन तमाम अचीवमेंट्स का बदला कुछ इस तरह से दिया कि सबसे पहले तो उनकी इस फलसफाना और लॉजिकल सोच पर कुफ्र का फतवा लगाया गया और बाद में उनको नजरबंद करवा दिया गया। उनकी कुछ किताबों को भी जला दिया गया और जब लंबे वक्त तक कैद में रहने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो पकड़े गए और पकड़ने के बाद उनको वहाँ जामा मस्जिद के मीनार पर बांध दिया गया और लोगों को ये हुक्म दिया गया कि जो भी इधर से गुजरे वो इनके ऊपर थूकता हुआ जाए। लंबी कैद काटने के बाद आखिरकार वो वहाँ से निकलकर मराकेश पहुँचने में कामयाब हो गए थे, जहाँ पर ही उनकी डेथ हुई। इसके अलावा इन्होंने अरस्तु के फलसफे पर भी बहुत सारी किताबें लिखी कि जिसका वक्त के साथ लैटिन, अरबिक या फिर यूरोप की बाकी दूसरी जबानों में भी ट्रांसलेशन हो चुका है। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में अब अगला नाम है अल-किंदी का, जिनका पूरा नाम अबू यूसुफ याकूब इब्ने इसहाक अस-सबा था, मगर दुनिया में उनको आज अल-किंदी के नाम से ही याद किया जाता है। इनको अरब दुनिया का या फिर ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया का पहला फिलोसफर माना जाता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ अरब फिलोसफी भी कहा जाता है। फिलोसफी के अलावा इन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और म्यूजिक वगैरह पर भी काफी महारत हासिल कर रखी थी। इनका जन्म सन 801 ईस्वी में कूफा में हुआ था, कि जो उस दौर में सल्तनत बनु अब्बास के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, मतलब आज के दौर के इराक देश के अंदर।
القندی کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی مسلم دنیا کو حکیم ارسطو کے خیالات سے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ باقی جن بہت سارے فیلڈز اور سبجیکٹس کا نام میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی لیا، ان پر بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی تھی۔ دنیا کی بہت ساری زبانوں پر مہارت رکھنے والے القندی نے 260 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی تھیں، جن میں سے سب سے زیادہ میتھمیٹکس پر تھیں، جو کہ لگ بھگ 32 کے قریب بتائی جاتی ہیں۔ مگر پھر ہوا یہ کہ خلیفہ المتوکل کے کرسی پر بیٹھتے ہی اس کے آس پاس کے جتنے بھی توہم پرست سوچ کے لوگ تھے، انہوں نے اس انسان کا جینا دشوار کر دیا۔ یہاں تک کہ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب خلیفہ نے حکم جاری کیا کہ اس انسان کی سب سے پہلے تو لائبریری کو ضبط کر لیا جائے، اور اس کے بعد یہ بھی حکم دیا گیا کہ 60 سال کی عمر کے اس انسان کو بغداد کے بازار میں سرے عام 50 کوڑے مارے جائیں۔ خلیفہ کے آرڈر پر اتہاس کے اس بڑے عظیم اور ماہر انسان کے 60 سال کی عمر میں بغداد جیسے بڑے شہر کے مارکیٹ میں 50 کوڑے مارے جا رہے تھے، وہ بھی اس حالت میں کہ ہر کوڑے پر وہاں موجود جو ہجوم تھا، جو بھیڑ تھی، وہ تالیاں بجاتی اور شور مچاتی۔ اتہاس کے اس بڑے ویگیانک کے لیے یہ ذلت، یہ رسوائی اتنی زیادہ بڑی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس سے ابھر نہ سکا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، یعنی کہیں گمنامی کی زندگی میں چلا گیا۔ ہمارے اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے ابن سینا کا، کہ جن کو ویسٹرن ورلڈ میں آج اوی سینا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی گنتی مسلم دنیا کے اتہاس کے سب سے مشہور فلاسفر میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو مسلم گولڈن ایج رہا تھا، یہ اس کے سب سے مشہور چہرہ بھی مانے جاتے ہیں۔ ان کا جنم 980 عیسوی کے قریب میں آج کے دور کے ایران میں ہوا تھا۔ ابن سینا کے نام پر ہی ادویات کو آج میڈیسن کہا جاتا ہے، اور دنیا آج کے دور میں ان کو اکثر فادر آف ارلی ماڈرن میڈیسن بھی کہتی ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں آج ایوی سینا کے نام سے جانے جانے والے ابن سینا نے 400 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی تھیں، جس میں سے آج کے دور میں صرف 240 کے قریب ہی بچی ہوئی ہیں۔ انہوں نے فلسفی پر لگ بھگ 150 جبکہ میڈیسن کے اوپر 40 کے قریب کتابیں لکھی تھیں۔ اس دور میں ایران کے شہر ہمدان کے وزیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر بنا رکھا تھا، مگر پھر ہوا وہی کہ اس دور کے بھی توہم پرست لوگوں نے، یا پھر ایسے لوگوں نے کہ جو اس دور میں رائج چیزوں سے آگے سوچنا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کا جینا دشوار کر دیا۔ ان تمام لوگوں سے پریشان ہو کر اور خلیفہ سے بھی دشمنی ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے ویرانے میں جانے کا فیصلہ کیا اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے، کیونکہ اب ان کے اپنے ہی لوگ ان کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ انہیں بے دین کہہ کر ان کے قتل کا فتویٰ بھی جاری ہو چکا تھا، ان کو کافر اور مشرک بھی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ اپنے اسی حد سے زیادہ مشکل دور میں کہ جب یہ لوگوں سے الگ تھلگ زندگی گزار رہے تھے، گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے، تبھی انہوں نے میڈیسن کی سب سے مشہور کتاب یعنی کہ القانون فی الطب لکھی، کہ جس کو آج ویسٹرن ورلڈ میں دا کینن آف میڈیسن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی باقی بچی ہوئی زندگی ویسے ہی در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اور لوگوں سے بچتے ہوئے ہی گزری، اور آخر میں 1037 عیسوی میں یعنی 56 سے 57 سال کی عمر میں ہی ان کی ایران کے ہمدان کے علاقے میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے ابو بکر الرازی کا، کہ جن کو دنیا میں آج کل عام طور پر الرازی کے ہی نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بھی ابو علی سینا کی طرح ایک بہت ہی ماہر ڈاکٹر اور فلاسفر تھے، اور یہی وہ انسان تھے کہ جنہوں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے خسرہ اور چیچک کا فرق واضح کیا تھا۔ انہوں نے اس دور میں نہ صرف چیزوں سے لکوڈ نکالنے کا طریقہ انٹروڈیوس کرایا، بلکہ ساتھ ہی میڈیکل فیلڈ میں ایتھکس کو بھی انٹروڈیوس کرایا۔ مگر ان کے یہ نئے نئے خیالات اس دور میں پرانے خیالات کے لوگوں کو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی آگے سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ان لوگوں کو بالکل بھی راس نہیں آ رہے تھے، اسی لیے اب ان کا جینا بھی دشوار ہوتا چلا گیا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ ایک بار تو بخارا کے وزیر کو ان کی کتاب میں لکھی گئی کسی چیز سے اتنا زیادہ غصہ آیا کہ اس نے حکم جاری کیا کہ اس انسان کی اسی کتاب کو اس کے سر پر تب تک مارا جائے کہ جب تک یہ کتاب یا پھر اس انسان کا سر یعنی دونوں میں سے ایک چیز پھٹ نہ جائے۔ حکم پر عمل کیا گیا اور لگاتار بری طریقے سے الرازی کی کتاب کو الرازی کے ہی سر پر مارا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ الرازی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو گئے، اور اسی حالت میں ہی بعد میں ان کی موت بھی ہو گئی۔ ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے ابن خلدون کا، وہی ابن خلدون کہ جن کو مڈل ایج کے دنیا کے سب سے بڑے ویگیانکوں میں سے ایک ویگیانک مانا جاتا ہے۔
वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे एक्सपर्ट्स इनको डेमोग्राफी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी और इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स का फादर तक डिक्लेयर कर चुके हैं। माना जाता है कि इब्ने खल्दून ने तो बचपन में ही यानी बहुत कम उम्र में ही इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ कुरान, हदीस और फिक़ह जैसी चीजों पर भी महारत हासिल कर ली थी। अपनी इसी काबिलियत के बलबूते पर उस दौर में ये दुनिया के एक बड़े इलाके में इतने ज्यादा मशहूर हो गए थे कि अलजायर के हुक्मरान ने इनको बाकायदा अपने पास बुलाकर न सिर्फ खूब ताजीम की बल्कि इनको अपना खास कातिब भी बना लिया। मगर फिर बाद में अचानक से किसी बात को लेकर ये हुक्मरान इन्हीं इब्ने खल्दून से इतना ज्यादा नाराज हुआ कि इसने इतने बड़े वैज्ञानिक को कैद में डाल दिया और अगले 4 साल तक ये कैद में ही रहे, मतलब तब तक कि जब तक उस हुक्मरान का इंतकाल नहीं हो गया और उसकी मौत के बाद ही ये उस कैद से रिहा हुए और फौरन गरनाता यानी आज के दौर के स्पेन के एक सूबे में पहुंचे। और उसके बाद इनका क्या हुआ दुनिया में किसी को भी नहीं पता चला, बल्कि ये तो इस तरह से गुमनाम हुए कि इनके चले जाने के बाद मुस्लिम दुनिया इनका नाम तक भूल गई और इनका किया हुआ सारा काम भी कहीं गुम सा हो गया। लेकिन 19वीं सदी में अचानक से उस वक्त इनका नाम पूरी दुनिया में छा गया कि जब यूरोपियन साइंटिस्ट ने इनकी बात करना शुरू की और अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनकी की गई रिसर्च पर ही डिपेंड करके आगे बढ़ाना शुरू किया। तब जाकर ही एक बार फिर से पूरी दुनिया को पता चला कि आखिर इब्ने खल्दून इतिहास के किस अजीम इंसान का नाम हुआ करता था। इन बड़े बड़े मशहूर और माहिर वैज्ञानिकों के साथ तो जो होना था वो हुआ ही और आखिर में बची कुची कसर पूरी कर दी मंगोलों के उस अटैक ने जो उन्होंने सन 1258 ईस्वी में बगदाद शहर के ऊपर किया था, क्योंकि पूरे शहर को तबाह कर दिया गया और इसके अंदर मौजूद बैतुल हिकमा के जिसको हाउस ऑफ विजडम के नाम से भी याद किया जाता है उसको भी बुरी तरीके से तबाह किया गया, आग के हवाले किया गया। और ये वही जगह थी या आप कह सकते हैं कि ये वही लाइब्रेरी थी कि जिसके अंदर नॉलेज का खजाना मौजूद था। और इस तरह से आने वाले दौर में मुस्लिम दुनिया में नए नए वैज्ञानिक पैदा होना तो कम हो ही गए थे, लेकिन जो पुराने वैज्ञानिकों ने नॉलेज का एक खजाना इकट्ठा किया था वो भी मंगोलों के इस अटैक में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। और वो दिन था और आज का दिन है, यानी 700-800 साल गुजर जाने के बाद मुसलमानों का हाल वहीं का वहीं है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।